नमस्कार सभी विद्यार्थियों को हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। सभी को प्रातः वंदन। मैं हूं राजवीर सिंह और आप सब लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, और प्राचीन सभ्यताओं में अब तक हम बात कर चुके हैं दो सभ्यताओं की, कालीबंगा सभ्यता और आहट सभ्यता। ये दोनों ही सभ्यता हम लोग जो है पूर्व में पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में हम जो सभ्यता पढ़ेंगे वो हमारी सभ्यता होगी कौन सी? वो अपनी सभ्यता होगी गणेश्वर सभ्यता। तो ध्यान दीजिए, सभी विद्यार्थियों से कह रहा हूं, ध्यान दीजिए। गणेश्वर सभ्यता जिस जगह विकसित हुई या जिस जगह गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ वह कौन सा स्थान था? तो वह था आपका नेम का थाना। और ये नेम का थाना कहाँ है? ये है अपने सीकर में। कहाँ है दोस्तों? सीकर में। और नेम का थाना में गणेश्वर सभ्यता है, या फिर नेम का थाना क्षेत्र में गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन हुआ था। गणेश्वर सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वह नदी कौन सी है? तो वह नदी है आपकी कांतली नदी। यानी कांतली नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वह सभ्यता कौन सी है? तो वह सभ्यता हमारी है गणेश्वर सभ्यता। कांतली नदी की बात आए तो आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कांतली नदी के बारे में। इस कांतली नदी की जो है उद्गम होता है खंडेला की पहाड़ियों से, और खंडेला है अपने सीकर जिले में। इस कांतली नदी की जो लंबाई है वो है करीब 100 किलोमीटर। यही कांतली नदी झुंझुनू जिले को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में बांटती है? दो भागों में बांटती है। इस कांतली नदी के जो बहाव क्षेत्र है उस बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहा जाता है। यानी कह सकते हैं कि कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी भी कहा जाता है। ठीक है, यही कांतली नदी है जो चूरू जिले की सीमा के ऊपर जाकर विलीन हो जाती है। एक अंतःप्रवाही नदी भी है। ठीक है, तो अपनी गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता जिस नदी के किनारे विकसित हुई वह नदी कौन सी है? तो वह है हमारी कांतली नदी। ठीक है, और गणेश्वर सभ्यता कहाँ विकसित हुई? तो वो हुई नेम का थाना सीकर में। अब बात आती है इसकी उत्खनन की कि भाई गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कौन किया? तो आप बताएंगे, देखिए उत्खननकर्ता कौन थे? उत्खनन करता। ठीक है दोस्तों, तो बताइए आप उत्खननकर्ता कौन थे? कमेंट में बताइए। उत्खननकर्ता थे गणेश्वर सभ्यता के श्री रतन चंद्र अग्रवाल। कौन थे दोस्तों? रतन चंद्र अग्रवाल थे। इन्हीं को कहते हैं, देखना आप, आर.सी. अग्रवाल। क्या कहते हैं इनको? आर.सी. अग्रवाल भी इनको कहा जाता है। इन्होंने इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन किया 1977 ईस्वी में। कब किया? 1977 ईस्वी में। यानी गणेश्वर सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन थे? तो वो थे अपने कौन है? आर.सी. अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल। इसीलिए हम ये भी कह सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसमें लाने का श्रेय? प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? लाने का श्रेय भी किसको जाएगा? आर.सी. अग्रवाल को जाता है। आर.सी. अग्रवाल को जाता है। यानी गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? तो वो जाता है रतन चंद्र अग्रवाल को। क्वेश्चन आपसे किसी भी घुमाकर पूछ सकता है एग्जाम में, तो आपको जवाब क्या देना है? रतन चंद्र अग्रवाल, या ऑप्शन में आर.सी. अग्रवाल आए तो भी ठीक है। इन्होंने इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कब किया? तो आपको डेट भी ध्यान में रखनी है। 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन किया। और किसने किया? तो रतन चंद्र अग्रवाल ने। कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई? तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता विकसित हुई है। ठीक है दोस्तों, इसका स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं। ठीक है, हम इसमें आगे बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के उपनामों की। हम आगे बात करेंगे कि गणेश्वर सभ्यता के जो है उपनाम क्या क्या थे। इसके हम उपनामों की आगे जो है चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें, आप कमेंट में बताएंगे कि गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या हैं।
गणेश्वर सभ्यता के उपनाम क्या है? अरे तो बता क्यों रहा है, रोटी ज्यादा खा ली? हाँ चलो मैं बता देता हूं। उपनाम, उपनाम देखिए, उपनामों की अगर बात आती है तो इसका पहला जो उपनाम है वो है ताम्र संचयी। क्या कहते हैं इसको? ताम्र संचयी सभ्यता। क्या कहते हैं इसको? ताम्र संचयी सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता को कहते हैं ताम्र संचयी सभ्यता? तो वो कहते हैं गणेश्वर सभ्यता को। इसका दूसरा नाम है सबसे प्राचीन सभ्यता। प्राचीन, सबसे प्राचीन ताम्रयुगीन सभ्यता। यानी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो वह है आपकी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता मानी जाती है। ठीक है। और तीसरा अंतिम इसका उपनाम आता है वो है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। क्या कहते हैं? जननी। ये ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं कौन सी सभ्यता को? गणेश्वर सभ्यता को। यहां से कई बार आरपीएससी से संबंध एग्जाम्स में क्वेश्चन पुटअप कर लिया गया है कि कौन सी सभ्यता को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो वो कौन सी होगी? वो होगी आपकी कौन सी? गणेश्वर सभ्यता। ध्यान देना, ये राजस्थान की नहीं है, यह भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। किसकी? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं किसको? गणेश्वर सभ्यता को भी कहते हैं क्या? भारत की ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी इसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं इस सभ्यता के काल कर्म की। किसकी बात कर रहे हैं? काल कर्म को हम कह सकते हैं समय। क्या कह सकते हैं? समय। कौन से युग की है, कौन से समय की है, या फिर यूं कहें कि भाई गणेश्वर सभ्यता का काल क्रम क्या था? तो काल क्रम की हम बात करते हैं रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। कौन सी पद्धति के अनुसार? रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। ध्यान देना यहां पर, रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इस गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम है वो है 2800 ईसा पूर्व का। कब का है कालक्रम में? 2800 ईसा पूर्व का कालक्रम या समय है किसका? गणेश्वर सभ्यता का। इसीलिए तो कहते हैं कि गणेश्वर सभ्यता सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है और सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की क्या कहते हैं? इसको जननी भी कहते हैं। तो रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार गणेश्वर सभ्यता का कालक्रम अगर आपसे पूछता है तो क्या होगा? 2800 ईसा पूर्व इसका कालक्रम होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि हम जो है आगे बात कर सकते हैं। ठीक दोस्तों, इसमें हम आगे बात करते हैं प्रमुख जो है इसकी विशेषताएं। किसकी विशेषताएं? गणेश्वर सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की हम बात करेंगे। प्रमुख विशेषताओं की बात कर रहे हैं। कौन सी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं की हम बात कर रहे हैं? तो वो है अपनी गणेश्वर सभ्यता। देखना यहाँ पर अपनी जो पहली विशेषता होगी, ये जो यहाँ से अपने को गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से जितने भी अपने को ताम्र पत्थर या फिर जो वस्तुएं या साक्ष्य या जो भांड है, ताम्र भांड है, ताम्र पत्र हैं, या जो औजार है या जो उपकरण है,
वो सभी औजार उपकरण और जो पत्र हैं वो किसके निर्मित बने हैं, किससे निर्मित मिले हैं, तो तांबे से निर्मित यहाँ से अपने को बर्तन उपकरण मिले हैं। यानी जितने भी अपने को यहाँ से बर्तन उपकरण और पत्र मिले हैं वो किससे निर्मित हैं, तांबे से निर्मित हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, यहां से तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। क्या मिले हैं, तो यहां से तांबे से निर्मित उपकरण मिले हैं। अब तांबे से निर्मित उपकरण कौन कौन से मिले हैं, तो उनकी भी हम साथ ही बात कर लेते हैं। देखिए आप कमेंट में बताइए कि तांबे से निर्मित कौन कौन से हमको यहाँ से गणेश्वर सभ्यता से बर्तन उपकरण या वस्तुएं जो है प्राप्त हुई हैं गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से, उनके बारे में भी आप कमेंट में लिखिए। तो पहले मैं बात कर रहा हूं आपके सामने, पहले हमें जो वस्तु प्राप्त हुई है वो है बाणाग्र। हमें यहाँ से बाणाग्र प्राप्त हुए, जो बाण आते हैं वो बाण या बाणाग्र प्राप्त हुए हैं, जो किससे निर्मित हैं, तांबे से निर्मित हैं। किससे निर्मित हैं, तांबे से निर्मित हैं। यानी जितनी भी वस्तुएं मिली है ना वो सिर्फ और सिर्फ किससे निर्मित हैं, तांबे से निर्मित हैं। दूसरा हमें यहां से मिलता है फारसे। फारसी नहीं आती क्या, फारसी जो धारदार फारसी आती है, काटने का औजार आता है फारसी, उसी फरसे को या उसी फारसी या उसी को कहते हैं फारसे। तो यहाँ से बहुत सारे फारसे मिले हैं जो किससे निर्मित हैं, वो भी अपने तांबे से निर्मित मिले हैं। किससे निर्मित है साथियों, तो तांबे से निर्मित हैं फारसे। ठीक है, आगे हम बात करें अगर, तो हमें यहाँ से मिली हैं चूड़ियां। क्या मिली हैं, गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन में चूड़ियां भी प्राप्त हुई हैं, और वो चूड़ियां भी किससे निर्मित हैं, वो भी निर्मित हैं, तांबे से ही निर्मित हैं। तो अगर क्वेश्चन पुटअप कर सकता है कि बाणागर फारसे और तांबे से निर्मित चूड़ियां राजस्थान की कौन सी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुई हैं, तो आप बता सकते हो क्या कि गणेश्वर सभ्यता के उत्खनन से तांबे से निर्मित बाणागर फारसे चूड़ियां प्राप्त हुई हैं। इसी क्रम में अगर हम आगे बढ़े तो हमें यहाँ से क्या मिलते हैं, सुइयां। क्या मिली हैं, बहुत सारी सुइयां। सुई नहीं आती क्या, वो सुई क्या होती है जिसमें धागा पोकर के, जिसमें धागा डाल करके सिलाई की जाती है, वो सुई भी यहाँ से मिली है। लेकिन वो सुइयां किससे निर्मित हैं, तो वो सुइयां निर्मित हैं तांबे से। किससे निर्मित है दोस्तों, तांबे से निर्मित यहाँ से बहुत सारी सुइयां भी प्राप्त हुई हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से क्या क्या सामग्रियां मिली हैं, क्या क्या उपकरण मिले हैं, वो भी आप कमेंट में लिखते जाइए। टेक्निकल टीम आपके कमेंट चेक कर रही है, टेक्निकल टीम ध्यान देगी भाई, बराबर कमेंट चेक करेंगे। अगली जो यहाँ से वस्तु मिलती है देखना, वो है आपकी तीर। क्या है, अरे तीर का आवाज नहीं आता क्या, उसी तीर की मैं बात कर रहा हूं। क्या मिला है, तीर और भाला। भाले भी बहुत सारे भाले मिले हैं, और दोनों ही किससे निर्मित हैं, ये भी निर्मित है तांबे से। किससे निर्मित है दोस्तों, तो तांबे से निर्मित यहाँ से क्या मिले हैं, भाले व तीर भी मिले हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो उपकरण है वो यहाँ से मिला है, मछली पकड़ने का कांटा। मछली पकड़ने का कांटा, ये भी किससे निर्मित है, तो ये भी निर्मित है आपके तांबे से निर्मित है। किससे निर्मित है, जो मछली पकड़ने का कांटा, कई बार एग्जाम से भी यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो चुका है कि मछली पकड़ने का कांटा कौन सी सभ्यता के उत्खनन से प्राप्त हुआ है, तो आपको एग्जाम में उत्तर क्या देना होगा, गणेश्वर सभ्यता। तो राजस्थान की कौन सी सभ्यता से या कौन सी सभ्यता के उत्खनन से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, तो वो हुआ है गणेश्वर सभ्यता से। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात दोस्तों यह है कि अगर यहाँ से मछली पकड़ने का कांटा प्राप्त हुआ है, तो ये लोग क्या कार्य क्या करते थे, ये लोग मछली भी पकड़ा करते थे।
क्या पकड़ा करते थे? उस समय अपनी जो कांकरी नदी थी, उस नदी में बहुत सारा पानी होगा और उस पानी में मछलियां होंगी और ये लोग उन मछलियों को पकड़कर खाते थे या उन मछलियों से अपनी आजीविका चलाया करते थे। उन मछलियों पर आधारित इनका व्यापार या इनका रोजगार भी हो सकता है। ये भी हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर मछली पकड़ने का कांटा मिला है तो ये लोग अवश्य ही मछली को अपने खाने में भी शामिल करते होंगे। इसलिए गणेश्वर सभ्यता के जो मानव थे या जो गणेश्वर सभ्यता के लोग थे वो शाकाहारी भी थे और मांसाहारी भी थे। ध्यान देना इस चीज को, गणेश्वर सभ्यता के लोग मांसाहारी भी थे और शाकाहारी भी थे, क्योंकि यहाँ से क्या मिला है? मछली पकड़ने का कांटा मिला है, जो किससे निर्मित है? ये निर्मित है तांबे से। ठीक है, यहां से ध्यान देना, एक तांबे से निर्मित कुल्हाड़ी भी मिली है। क्या मिली है? कुल्हाड़ा। ठीक है, ये कुल्हाड़ी है ना, कुल्हाड़ी वगैरह ये है ना, अपने को वहां भी मिल चुके हैं पहले आहट सभ्यता से भी। ठीक है, लेकिन जो वहां से नहीं मिली वो चीज कौन सी है? महत्वपूर्ण चीज है मछली पकड़ने का कांटा। और कुल्हाड़ी भी किससे निर्मित है? कुल्हाड़ी भी निर्मित आपके तांबे से निर्मित है। ये सभी किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है। किससे निर्मित है? तांबे से निर्मित है ये सभी चीजें। ठीक है, एक चीज ध्यान देना, आहट सभ्यता में लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में अपने पढ़ा था आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता में तांबा गलाने की भट्टी हमको मिली थी। क्या मिली थी? तांबा गलाने की भट्टी हम वहां से प्राप्त हुई थी, जो और किसी भी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुई है। तांबा गलाने की भट्टी एकमात्र आहट सभ्यता से प्राप्त होती है, वो गणेश्वर से नहीं प्राप्त हुई थी। ठीक है, अब इनके बारे में आप देखना, ये जितने भी उपकरण हैं यहाँ जो गणेश्वर सभ्यता से, यहाँ गणेश्वर सभ्यता से हमें उत्खनन में जितने भी उपकरण और सामग्रियां तथा बर्तन प्राप्त हुए हैं, इन सभी में 99%, कितने प्रतिशत की बात कर रहा हूं? 99% तांबे का प्रयोग हुआ है। तांबे का प्रयोग या उपयोग। किसका उपयोग हुआ है? 99% तांबे का उपयोग हुआ है। मतलब मैं ये भी कह सकता हूं कि ये शुद्ध तांबे का प्रयोग किया था। किसका प्रयोग किया था? शुद्ध तांबे का प्रयोग किया था। ठीक है, तो यहां से जितने भी उपकरण मिले हैं उन सब में क्या हुआ है? 99% तांबे का प्रयोग हुआ था। यानी हम कह सकते हैं कि उस समय का मानव या इस गणेश्वर सभ्यता के मानव को अन्य किसी धातु का ज्ञान नहीं था। अन्य किसी धातु का ज्ञान नहीं था, यह भी हम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कि गणेश्वर सभ्यता के कितना प्रतिशत? 99% तांबे का प्रयोग किया। मतलब हम कह सकते हैं कि गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे वो अन्य धातु के मिश्रण से अपरिचित थे। क्या थे? अन्य किसी धातु के मिश्रण से अपरिचित थे। क्या थे? मिश्रण से अपरिचित थे। अपरिचित थे। ठीक है, तो उस समय का मानव या गणेश्वर सभ्यता का जो मानव था या जो मनुष्य थे या गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे, वो लोग अन्य धातुओं से अपरिचित थे या वो अन्य धातुओं के मिश्रण से अपरिचित थे। इसीलिए तो ध्यान दीजिएगा, इसीलिए तो गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने इन सभी उपकरणों में जो तांबा प्राप्त हुआ है उसमें केवल और केवल तांबे का प्रयोग किया है, यानी किसी भी अन्य धातु का यहाँ इन लोगों ने मिश्रण नहीं किया है। तो ये भी ध्यान देने वाली बात अपने लिए है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। देखने एक शब्द आता है दोस्तों, उस शब्द का नाम है अपना कर्पणवर्णी। कौन सा शब्द है? कर्पणवर्णी।
एक शब्द है कर्पण वर्णी। कर्पण वर्णी शब्द है। आहट सभ्यता में जितने भी मर्द भांड प्राप्त हुए हैं, जितने भी मर्द भांड और जो मर्द पात्र प्राप्त हुए हैं, उन मर्द पात्रों को या मर्द भांडों को क्या कहा गया है? उन्हें कहा गया है कर्पण वर्णी। इसलिए मैं यहां लिख सकता हूं, सॉरी आहट नहीं, गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं कि यहां से, कहां से? गणेश्वर सभ्यता से, यहां से प्राप्त हुए मर्द भांडों, ठीक है, मर्द भांडों एवं मर्द पात्रों को क्या कहा गया है? कर्पण वर्णी। कर्पण वर्णी मर्द पात्र कहा गया है। क्या कहा गया है? तो कर्पण वर्णी मर्द पात्र कहा गया है। यानी कर्पण वर्णी क्या है कि गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए मर्द भांडों, जो मिट्टी से निर्मित जो भांड हैं या मिट्टी से निर्मित जो बर्तन हैं, उन मर्द पात्रों को या उन मर्द भांडों को कर्पण वर्णी मर्द पात्र कहा गया है। तो कौन सी सभ्यता की बात कर रहे थे हम गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं। और ये कर्पण वर्णी शब्द आपसे क्वेश्चन पुट कर सकता है, इसका आपको ध्यान में रखना है। किसे कहते हैं? तो गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त हुए मर्द भांड या मर्द पात्र को क्या कहते हैं? कर्पण वर्णी भी कहते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं आपको आगे बता सकूं। अगली विशेषता आप बताएंगे कौन सी है, कमेंट में आप बताइए। अगली हम बात करेंगे गणेश्वर सभ्यता में मकानों की, हम जो है बात करेंगे कि यहाँ के मकान कैसे थे। किसकी बात करेंगे दोस्तों? मकानों की बात करेंगे। अरे किसकी बात करेंगे? मकान की हम यहाँ बात करेंगे। तो एक चीज का आप ध्यान देना कि यहाँ गणेश्वर सभ्यता के जो लोग थे ना, गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने अपने मकानों के निर्माण में कहीं भी ईंटों का प्रयोग नहीं किया था। यानी गणेश्वर सभ्यता के लोगों ने मकानों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं किया। यहाँ पर जो मकानों के साक्ष्य मिले हैं उनसे ज्ञात होता है कि गणेश्वर सभ्यता के लोग मकानों के निर्माण में केवल और केवल पत्थर का ही प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ से जो मकानों के साक्ष्य मिले हैं उनसे हमको क्या ज्ञात होता है, और क्या ज्ञात होता है हमको कि यहाँ से जो मकान मिले हैं, उन मकानों में ये लोग किसका प्रयोग करते थे? पत्थर से निर्मित। तो मकान कैसे मिले हैं? पत्थर से निर्मित। ठीक है, और कहीं भी ईंट का प्रयोग क्या करते थे? नहीं करते थे। यानी मकानों के निर्माण में कहीं भी ये लोग ईंट का प्रयोग नहीं करते थे। इनके जो मकान मिले हैं वो कैसे मिले हैं? तो इनके मकान अपने को मिलते हैं पत्थर से निर्मित, इनके मकान मिलते हैं। कौन सी सभ्यता की बात कर रहे हैं? गणेश्वर सभ्यता की बात कर रहे हैं। तो गणेश्वर सभ्यता के लोगों के मकान केवल और केवल पत्थर से निर्मित होते थे। अपनी लास्ट विशेषता आती है, अंतिम कड़ी में हम बात करेंगे किसकी? कि भारत में जितने भी ताम्र युगीन सभ्यताएं हुई हैं, भारत में जितने भी ताम्र युगीन सभ्यताएं हुई हैं, उनमें उन सभी ताम्र युगीन सभ्यताओं में पहली बार अगर किसी सभ्यता के उत्खनन से एक साथ इतने ताम्र पत्थर प्राप्त हुए हैं तो वो कहां से हुए हैं? वो हुए हैं गणेश्वर सभ्यता से। तो हम कह सकते हैं भारत में पहली बार एक साथ, क्या कह रहा हूं? एक साथ इतने ताम्र पत्थर यहीं से प्राप्त हुए या गणेश्वर से प्राप्त हुए। गणेश्वर से ही प्राप्त
गणेश्वर सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं। तो हमने पढ़ी आज कौन सी सभ्यता? गणेश्वर सभ्यता। एक बार मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ, रिवाइज करवा रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ रिवाइज करेंगे, मनन करेंगे, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता कौन सी जगह है, कौन से स्थान पर पड़ती है, कौन सी जिले में है? तो गणेश्वर सभ्यता जिस जगह है वो कौन सी है? वो है नीम का थाना, और नीम का थाना क्षेत्र कहाँ पड़ता है? सीकर जिले में। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी के पास? कांतली नदी के पास विकसित हुई है। ये वही कांतली नदी है जिस कांतली नदी का उद्गम सीकर के खंडेला की पहाड़ियों से होता है, और कांतली नदी की जो है लंबाई करीब 100 किलोमीटर है, और कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावाटी भी कहा जाता है, ठीक है। गणेश्वर सभ्यता का जो उपनाम है वो पहला उपनाम हमने बताया था ताम्र संचयी सभ्यता। क्या बताया था? ताम्र संचयी सभ्यता। दूसरा गणेश्वर सभ्यता का नाम आता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। ताम्रयुगीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता। तीसरा उपनाम आता है भारत की सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी, या यूं भी कह सकते हैं कि ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी किसको कहते हैं? तो वो कहते हैं अपनी गणेश्वर सभ्यता को ही कहते हैं। क्या कहते हैं? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहते हैं, ठीक है। उत्खननकर्ता की बात करें तो गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है आरसी अग्रवाल को या रतनचंद्र अग्रवाल को, क्योंकि गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन रतनचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 1977 में किया था। ध्यान देना, रतनचंद्र अग्रवाल अहाड़ सभ्यता में एक टीला है जिसका नाम है धूलकोट। क्या नाम है? धूलकोट। और इसी रतनचंद्र अग्रवाल ने वर्ष 1953 में अहाड़ के धूलकोट टीले का भी उत्खनन किया था। वो उत्खनन 1953 में नहीं, सॉरी 1954 में किया था, और अहाड़ सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। तो ध्यान देना, कंफ्यूज नहीं होना है, आठ में भी आरसी अग्रवाल आता है, लेकिन गणेश्वर का सर्वप्रथम उत्खननकर्ता कौन आएगा? आरसी अग्रवाल ही आएगा, जिसने 1977 ईस्वी में इसका उत्खनन किया था, ठीक है दोस्तों। हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता के कालक्रम की या समय की। तो गणेश्वर सभ्यता का जो कालक्रम या समय है वो है रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईस्वा पूर्व का। कब का है? 2800 ईस्वा पूर्व का इसका कालक्रम है। अब बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की विशेषताओं की। तो गणेश्वर सभ्यता से जितनी भी अपने को वस्तुएं, उपकरण या बर्तन मिले हैं, वो सभी वस्तुएं और उपकरण जो है तांबे से निर्मित थे। यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं तांबे से निर्मित चूड़ियाँ, यहाँ से प्राप्त होते हैं हमको सुइयाँ, ठीक है, यहाँ से प्राप्त होते हैं हमको बाणाग्र, यहाँ से प्राप्त होते हैं हमको क्या? भाले, हाँ, यहाँ से प्राप्त होते हैं हमको तीर, ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं, तथा यहाँ से मोस्ट जो अपनी चीज है वो है क्या? मछली पकड़ने का कांटा। तांबे से निर्मित मछली पकड़ने का कांटा भी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो वो भी होता है गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। गणेश्वर सभ्यता के लोग अपने मकान के निर्माण में सिर्फ और सिर्फ पत्थर का प्रयोग किया करते थे। ये लोग कभी भी मकान के निर्माण में कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे, ठीक है। अगर आपको क्लास पसंद आई तो आप इसके वीडियो को लाइक करें, तथा हमारे YouTube चैनल जीबी एजुकेशन को अधिक से अधिक आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।